हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने 25th क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। हम आज इसको जल्दी से जल्दी इस पूरे पेपर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यदि आज हो जाएगा तो आज है, या फिर लास्ट लेक्चर होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो लास्ट होगा। हम कोशिश करेंगे इसको आज ही ख़त्म करने की, क्योंकि फिर हमें अपना नया काम भी स्टार्ट करना है। काफ़ी दिन हो चुके हैं इसको। और वैसे ही मेन इसका पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन का हर एक का सॉल्यूशन जो है वो आपको बहुत अच्छे से इसको देखना है, ठीक है। 26 क्वेश्चन आपके पास है, सबसे नीचे है। इसको देखो क्या है ये क्वेश्चन। ये कह रहा है ए रेक्टेंगुलर लूप विच वाज इनिशियली इनसाइड द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म एंड टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड, इट इज पुल्ड आउट विद कांस्टेंट वेलोसिटी v एज शोन इन फिगर। आपके सामने फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में क्या है, जो आपका एक रेक्टेंगुलर लूप जो बना हुआ है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, उसको बाहर की तरफ खींचा जा रहा है, ठीक है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज ए पार्ट, स्केच द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इंड्यूस्ड करंट एंड पावर डिसिपेशन एज जूल हीट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक करंट और जो पावर डिसिपेट होगी यहाँ पे, इन सब का मैग्नेटिक फ्लक्स, इन सब का आपको ग्राफ खींचना है टाइम के रेस्पेक्ट में। फिर सेकंड है, इफ इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर लूप सर्कुलर लूप इज पुल्ड आउट, डू यू एक्सपेक्ट द सेम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जस्टिफाई योर आंसर, स्केच द वेरिएशन ऑफ फ्लक्स इन दिस केस। इसी केस में हमें इसके जो वेरिएशन, जो फ्लक्स का वेरिएशन वो भी बताना है। कौन से केस में? जब आपके पास सर्कुलर लूप होगा, उस कंडीशन में। पहले रेक्टेंगुलर लूप की बात करते हैं, ठीक है। देखो क्या है, ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। फिर यहां पर ये आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर लूप है। इसको बाहर की तरफ खींच लो। इसको बाहर की तरफ खींचते ही देखो अंदर जब तक ये है ना, तब तक इसका फ्लक्स क्या है, इसके थ्रू पासिंग आउट फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो फ्लक्स का अगर डायग्राम हम बनाएंगे तो देखो, इनिशियली जब तक हम इसको यहां से बीच से लेकर लास्ट तक लेकर आएंगे, तब तक क्या है, फ्लक्स कांस्टेंट है, ठीक है। इसके बाद ये होगा कि जैसे हमारा ये एज इसके कॉर्नर पे आएगी, तब तक कांस्टेंट है। इसके बाद ये बाहर निकल रहा है, और जैसे जैसे ये आउट होगा, जैसे जैसे ये बाहर आएगा, उसके साथ साथ फ्लक्स क्या होने लगेगा, अब डिक्रीज होने लगेगा। क्योंकि इसका रीजन ये है कि जैसे यहां पर आएगा ये, इसके बाद ये जो आपके पास क्या बोलते हैं इसको, जो रेक्टेंगुलर लूप है, इस रेक्टेंगुलर लूप का ये फील्ड क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा, क्योंकि इसके थ्रू पासिंग आउट जो फ्लक्स वो कम होते जाएगा, तो ये कम होते जाएगा। अब इसे पूछे इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल्स टू d∅/dt। ये ईएमएफ का फॉर्मूला है। ये क्या है, ईएमएफ का फॉर्मूला है, ठीक है। और ईएमएफ करंट की अगर बात करोगे तो E/R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा इसमें, और R कांस्टेंट होता है, तो अल्टीमेटली रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान लो या फिर इंड्यूस्ड करंट मान लो, दोनों का सेम ग्राफ आएगा, E और I दोनों का सेम ग्राफ आएगा। वो कैसे आएगा, जब तक ये फ्लक्स कांस्टेंट है तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू या इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू क्या रहेगी, ये रहेगी, ठीक है। जैसे ही अब फ्लक्स नीचे आ रहा है, फ्लक्स नीचे आएगा, इसके साथ ही रेट ऑफ चेंज क्या है, फ्लक्स की कांस्टेंट है, इसके साथ ही यहां पर एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। ईएमएफ जो है वो इंड्यूस्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके जस्ट बाद अगर आपको पावर का ड्रॉ करना है, तो पावर क्या होता है, I इंटू वी, I इंटू वी, यानी कि I इंटू ई भी मान सकते हैं आप यहाँ पे। तो I इंटू ई क्या हो जाएगा, पावर का। तो पावर का भी हमारे पास सेम यही ग्राफ है, ऐसा ही ग्राफ आएगा। ईएमएफ मान लो, पावर मान लो, या करंट मान लो, क्योंकि ईएमएफ इक्वल्स टू d∅/dt, I इक्वल्स टू E/R, R कांस्टेंट, तो ये भी d∅/dt का ही ग्राफ होगा एक तरीके से, क्योंकि R तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को ग्राफ से हम नहीं बता सकते, मल्टीप्लाई को, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर I इंटू ई क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। तो ये आपको पावर का भी सेम ग्राफ आएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। फिर है इंस्टेड रेक्टेंगुलर लूप सर्कुलर लूप इज पुल्ड आउट। अगर इस रेक्टेंगुलर लूप की बजाय इसकी जगह आप अगर कोई सर्कुलर लूप इसको बाहर खींच रहे हो, तब क्या होगा, देखो यहां पर ये लगातार बाहर इसको खींच रहे हो तो मैक्सिमम फ्लक्स,
अब क्या है, जैसे जैसे आप इसको बाहर खींच रहे हो उसका पहले क्या होगा, पहले ये स्ट्रिप जो है ना इसको छोटे छोटे स्ट्रिप्स में डिवाइड करके देखो, अब ये बाहर जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ जैसे आप इसको बाहर आउट करने की कोशिश करोगे बहुत तेजी से ये बाहर की तरफ पुल किया जाएगा। तो इसका जो बी पार्ट है रेक्टेंगल, इसका सर्कुलर वाला इनिशियली होगा और फिर ये इस तरीके से बाहर आएगा ये, ठीक है ना। यहाँ पे लीनियर नहीं, यहाँ पे लीनियर नहीं होगा, यहाँ पे कर्व शेप होगा और यहाँ पर लीनियर होगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। फिर है वेरिएबल 27 क्वेश्चन, देखो इसका नेक्स्ट वाला, ये इसको नोट कर लेना आप पॉज करके, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। 27 क्या कह रहा है, पढ़ो इसको स्क्रीन पर आपके सामने। A variable resistor R is connected across a cell of EMF E and internal resistance small r. Draw the circuit diagram. Circuit diagram बनाना है. Plot the graph showing variation of potential difference across R as a function of R. ठीक है, potential difference का ग्राफ बनाना है. What value of R current in circuit will be maximum? करंट की वैल्यू कौन से R की वैल्यू के लिए मैक्सिमम है, ठीक है, इसको भी हमें देखना अभी, ठीक है। तो इसके लिए देखो 27 क्वेश्चन है, यहां पर सबसे पहले सर्किट डायग्राम, ठीक है। एक सेल हो गया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहां बना दिया और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर आपने यहां बना दिया, ठीक है। ये स्मॉल आर, ये ई। अब आपको ग्राफ बनाना है V एंड R के बीच में, तो आपको पता है V इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। I की वैल्यू क्या होगी यहां से, I इज इक्वल्स टू होगा E अपॉन R प्लस कैपिटल R। पोटेंशियल डिफरेंस ये हो गया, टोटल रेजिस्टेंस ये हो गया, ये आएगा ना, तो यहां पर वैल्यू रख के देख लो क्या आएगा, V इज इक्वल्स टू E माइनस I की वैल्यू E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r, E कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस R अपॉन R प्लस R, ठीक है। इसको एलसीएम ले लो, इससे क्या, इसको जितना सोल्व करेंगे ना ग्राफ बनाने में आसानी रहेगी। एलसीएम लेने के बाद आपके पास क्या बचेगा, R प्लस R माइनस स्मॉल r, ये वैल्यू आ जाएगी E इंटू R, ये कैंसिल हो गया ना, E इंटू R अपॉन R प्लस R, ये वैल्यू आ गई। अब देखो इस कैपिटल, इस R की वैल्यू, इस R की वैल्यू, कैपिटल R की बात कर रहे हैं, R की वैल्यू 0 रखोगे तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 0 आ जाएगी, ये तो ये हो गया, ठीक है। ये इसका मैक्सिमम है कौन, E, ये V होगा यहां पे और E की मैक्सिमम वैल्यू ये होगी E, ये EMF हो गया। देखो अब इसके बाद है हम इस R की वैल्यू, कैपिटल R की वैल्यू इनफाइनाइट रख दें एक बार के लिए सपोज, तो क्या होगा, इनफाइनाइट रखने पर लिमिट रखनी पड़ेगी, E इंटू R अपॉन, यहां से R कॉमन रख लो, R प्लस 1, क्योंकि R तो बाहर आ गया ना, ये R अपॉन कैपिटल R यहां से डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा लिमिट्स, लिमिट एंड कंटिन्यूटी जो टॉपिक है आपका वैसा आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट। कैपिटल R इन्फिनिटी रखोगे तो यहां पर ये 0 हो जाएगा, E अपॉन 1 आ जाएगा, तो E अपॉन 1 क्या हो जाएगा, R। तो इनफाइनाइट रखने पर R की वैल्यू इसके E के बराबर आएगी, ठीक है। यहां पर 0, इनफाइनाइट पर V जो कि E के बराबर मैक्सिमम है, ठीक है। देखो फिर हम एक मिड की कोई और वैल्यू रख लेते हैं, मिड की वैल्यू रख लेंगे स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R। कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r के बराबर यदि आप रखोगे तो क्या करेंगे हम, E इंटू R अपॉन R प्लस R, E इंटू R अपॉन 2R, ये कैंसिल आउट, E अपॉन 2, तो ये हो जाएगा E अपॉन 2। तो जब आपके पास कैपिटल R इक्वल्स टू स्मॉल r है, यहां पे हमारा कैपिटल R इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ये वैल्यू कैसे आएगी, ये इस तरीके से आएगी, ठीक है ना, ये वाली बात है, ये आपका इस तरीके से आएगी। तो दिस इज आवर ग्राफ ऑफ E, V एंड R, R और पोटेंशियल बीच के ग्राफ ये होगा, ठीक है। इसका और पार्ट देखो क्या है 27 का, A storage battery of EMF 8 volt and internal resistance 0.5 ohm is being
चार्ज बाय डीसी सप्लाई ऑफ 120 वोल्ट यूजिंग ए रेसिस्टर ऑफ 15.5 ohm. Draw the circuit diagram. Calculate the potential difference across battery. What is the purpose of having resistance, series resistance in the circuit? ये आपका NCERT का क्वेश्चन है। NCERT का फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन ही होगा एक्सरसाइज का आपका, देखना इसको अभी हम कर लेते हैं, ठीक है। दो क्या कह रहा है ये, इसमें ये कह रहा है हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, सॉरी एक बैटरी है जिसको चार्ज किया जा रहा है। सपोज ये बैटरी आपके पास, इसका EMF कितना है 8 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल r इक्वल्स टू 0.5 ओम है। इसको एक्सटर्नल कोई बड़ी बैटरी है, इसके द्वारा आप इस चार्ज कर रहे हो जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 120 वोल्ट, और एक सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इसकी वैल्यू है 15.5 ओम, इसकी वैल्यू 15.5 ओम। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना, ये तो आपका सर्किट डायग्राम बना दिया। अब आपको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है किसका, इस बैटरी का। तो बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपको ये करना पड़ेगा E इज इक्वल्स टू, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इज इक्वल्स टू E माइनस IR, ठीक है। लेकिन यहां पर चार्जिंग का केस है, इसलिए आप करंट को क्या रख दोगे, करंट कन्वर्ट हो जाएगी माइनस I में, तो ये वैल्यू हो जाएगी E प्लस IR। ये जो इक्वेशन है ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग के केस की इक्वेशन है, और ये वाली जो इक्वेशन है ये किसकी है, चार्जिंग के केस की इक्वेशन है। तो अपने को ये वाली इक्वेशन काम में लेनी है। और अब देखो यहां पर करंट कितनी आएगी, E कितना है बैटरी का, इसका 8 वोल्ट प्लस R कितना है 0.5, चाहिए क्या करंट की वैल्यू। तो करंट के लिए यहां पे देखो करंट इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये तो है 120, ये -8 अपॉन 15.5 प्लस 0.5, ये 112 अपॉन 16, तो ये आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो 8 इंटू 3.5 इक्वल्स टू 11.5 वोल्ट। ये आपके पास क्या आ गया, इसका और पार्ट आ गया 27 का। अब ये पूछ रहा है कि सीरीज रेसिस्टेंस की क्या जरूरत है। इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए है कि एक टाइम क्या होगा, ये इसके के सर्किट के अंदर फ्लो होने वाली करंट को कंट्रोल करेगा। करंट की वैल्यू को बहुत ज़्यादा हाई होने नहीं देगा, ये करंट की वैल्यू को लिमिट करेगा ये, इसलिए इसको रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। ये आपका 27 क्वेश्चन है, इसको भी हम नोट करेंगे पॉज करके, बाकी हम नेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 28th क्वेश्चन। 28th क्वेश्चन क्या आपका, ये देखो, एक्सप्लेन डी ब्रोगली आर्गुमेंट टू प्रपोज इट्स हाइपोथेसिस, शो दैट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन इक्वल्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये आपका जो 11 चैप्टर है वहां पर डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है ना, उस डी ब्रोगली वेवलेंथ का डेरिवेशन है, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है और फोटोन की रेडिएशन के बराबर आपको प्रूव करना है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा इक्वल्स टू H/P होती है, ठीक है। और इसके बाद ये भी पता है आपको कि जो फोटोन होता है, फोटोन के लिए क्या है, फोटोन के लिए फोटोन का जो मोमेंटम होता है ना वो होता है hν/c। ये hν/c है, तो ये p की वैल्यू आप यहां पे रख के देख लो, या फिर आप एनर्जी की वैल्यू भी रख के देख सकते हो। एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो जो आपके डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू है वो आ जाएगी h/2√2mk। ये इसकी ये वाला प्रूफ करना आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है, इजी वे में हो जाएगा, डायरेक्ट डेरिवेशन है। फिर है इफ ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल, फाइंड द रेशियो ऑफ एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ 2। तो ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, Q की वैल्यू, ड्यूट्रॉन को 1 मान लो और अल्फा पार्टिकल को 2 मान लो। इसका चार्ज होता है 1 इंटू ई, या प्लस ई के बराबर, इसका प्लस 2e के बराबर चार्ज होता है।
ड्यूट्रॉन का मास कितना होता है 2 ऑफ mp, ठीक है m1, और अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, ये mp। इतना कर लोगे क्वेश्चन आ जाएगा। सेम पोटेंशियल दोनों का सेम है, v1 इक्वल्स टू v है और v2 इक्वल्स टू v है। तो आपके पास पोटेंशियल के टर्म्स में डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या आता है, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2q 2m/v। इस k के जगह e q इंटू वी रख दो, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल्स टू h अपॉन 2 एज इट इज m1 q1 v1 इंटू ये नीचे वाला आ जाएगा, नीचे के लिए h अपॉन 2 m2 q2 v2, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 m1 कितना है 2 mp 2 mp, q1 कितना है e, और v एज इट इज h कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ऊपर 2 इंटू 4 टाइम्स ऑफ mp इंटू 2 ऑफ e इंटू v। ये आपके सामने देखो, 2 से 2 कैंसिल, mp से mp कैंसिल, v से v कैंसिल, e से e कैंसिल, बचेगा कौन इधर से नीचे 2, ये से ये कैंसिल, ये 4 अंडर रूट 4 अपॉन 1 बच गया, तो इसकी वैल्यू 2 अपॉन 1 आ जाएगी, ठीक है। दिस इज द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ, ध्यान रखना इसको, ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए, ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसका और पार्ट देखो 28 का, स्टेट द मेन implication of observation obtained from various photoelectric experiment, can these implication can be explained by wave nature of light, justify your answer। नहीं, ठीक है। जो आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो एक्सपेरिमेंट किए थे, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने कितने टाइप के ऑब्जर्वेशंस हासिल किए थे, वो सारे ऑब्जर्वेशन बताने हैं आपको, ठीक है। ऑब्जर्वेशन इसमें कौन कौन से हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, ये बताना है। फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो इंटेंसिटी भी डिपेंड करती है लेकिन फ्रीक्वेंसी पर इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। और फिर इसके बाद है कि सैचुरेशन करंट को आपको एक्सप्लेन करना है, एक ये हो गया। फिर ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, ये आपको बताना है, ये सब चीज इसमें बतानी है। और इन इम्प्लीकेशंस को वेव नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि वेव नेचर ऑफ लाइट से अगर एक्सप्लेन कर सकते तो किसी भी एटम का हर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहिए था, और किसी भी लाइट के द्वारा हर सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहिए था, ठीक है। ये इसके साथ आ गया। फिर हमारे पास जो 29th क्वेश्चन है इसका, डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन ए हाइड्रोजन एटम डी एक्साइटेड फ्रॉम लेवल n टू लेवल 1 तो फर्स्ट किसी भी एक ऑर्बिट से उसके पहले वाले ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो उसके लिए रिलेशन पता करना है आपको, रिलेशन फाइंड आउट करना है। ऑल्सो शो दैट फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ एन फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्लासिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये भी बता रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा एन की इनफाइनाइट वैल्यू, बहुत लार्ज वैल्यूज आप रख के देख सकते हो, और फिर आप वहाँ से पता करोगे कि टोटल इलेक्ट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी है वो इम्प्लीकेशंस के लिए या बहुत लार्ज वैल्यूज के लिए जो क्लासिकल फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड आउट की थी उसके जस्ट इक्वल होगी, ठीक है। इसमें क्या है, एक तो जो पहला वाला जो पार्ट है ना, उसमें आपको इतना देखना है, R इंटू 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, 1 अपॉन लैम्डा है, वेव नंबर है इसका, ठीक है, ये है। और ये इसकी, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये वैल्यू रखोगे और फ्रीक्वेंसी आप यहां से क्या होता है, C इक्वल्स टू लैम्डा इंटू न्यू, तो न्यू इक्वल्स टू C अपॉन लैम्डा, फ्रीक्वेंसी के लिए ये कर लोगे, ठीक है। एन आई, एन एफ की जगह n-1 रख देना, एन आई की जगह n रख देना, आपका आंसर इजी वे में यहां से आ जाएगा, ठीक है।
फिर है 30th, गिव वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन रिएक्शन। या आपको फ्यूजन क्या होता है, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस को जुड़ना फ्यूजन होता है, फिजन एक बड़े न्यूक्लियस को दो छोटे में टूटना फिजन होता है। ठीक है, सपोज वी कंसिडर फिजन फ्रॉम Fe into two equal fragments of Ai13 nucleus fission energetically possible. Is the fission energetically possible? Justify your answer by working out Q value of process. आपको ये देखना है Q value process की फाइंड आउट करनी है। अगर ये जस्टिफाई करता है तो क्या होगा, तो देखो 13 वाला देख रहे हैं, 13 का B, 13 का B क्या कह रहा है, ये देखो सबसे पहले Fe26 into 56 is divided into two equal part of ये एल्यूमिनियम 13 और ये कितना है 28 प्लस एल्यूमिनियम 13 28। ठीक है, ये होने के बाद फिर Q निकलेगा यहां से, Q4 एनर्जी। अगर इस Q की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो ये पॉसिबल है, अगर इस Q की वैल्यू नेगेटिव हुई तो ये पॉसिबल नहीं है। फाइंड आउट कैसे करोगे, फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले यहां पर आप मास डिफेक्ट निकालो कि मास कितना है। हमेशा बेबी न्यूक्लियाई जो होते हैं इनका मास पेरेंट न्यूक्लियाई के, इनकी जो मास जो है बेबी न्यूक्लियाई का पेरेंट न्यूक्लियाई के कंपैरिजन में कम होना चाहिए। ठीक है, अगर होगा तो एनर्जी निकलेगी, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ये शॉर्ट में बता रहा हूं, अदरवाइज आपको एनर्जी बहुत निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले दोनों देख लेते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर देखो इसका मास कितना है, m2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मास ऑफ एल्यूमिनियम। ये तो एल्यूमिनियम का मास कितना दिया हुआ है, आपके पेपर में दिया हुआ आपके सामने है 27.98191। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 2 8 3 6 9 5 एंड ये कितना आ गया 5 55.9632382 ये हो गया। इसके बाद आपको क्या देखना है, इसके बाद आप डायरेक्ट ये देखो इसका मास कितना दिया हुआ है m1 दिया हुआ है आपके पास कितना है 55.93494 55.93454। अब इनमें से बड़ा कौन है देख लो आप, ये m2 इज ग्रेटर देन m1। क्या पॉसिबल है क्या ये एनर्जी, ये वाली रिएक्शन पॉसिबल है क्या, मुझे नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि आप यहां पे देखोगे m2 इज ग्रेटर देन m, रिएक्शन हो रही है, क्या मास बढ़ सकता है क्या, मास इंक्रीज हो सकता है क्या, यहाँ पे मास इंक्रीज किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता, लेकिन मास डिक्रीज जरूर हो सकता है, क्योंकि जितना मास यहां से यहां पर आने में रिएक्शन होने के बाद जितना मास डिक्रीज होगा उतनी इक्विवेलेंट इसकी एनर्जी निकल जाएगी Q वैल्यू की, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर जो रिएक्शन हो रही है ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ओके, क्योंकि Q वैल्यू विल बी नेगेटिव बिकॉज ऑफ मास डिफेक्ट डेल्टा m विल बी नेगेटिव, जो कि नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। इतना हमने यहाँ पे किया है और बाकी अब इसके 3 क्वेश्चन और रहे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जब तक के लिए आप इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ध्यान से सॉल्व करोगे, ठीक है ना। इसके जो 3 क्वेश्चन रहे वो तीनों क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इनके लिए हम यहाँ पर बहुत अच्छे से आपके 3 क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे और बड़े क्वेश्चन है ये, एक्चुअली 3 क्वेश्चन नाम है इनका, बाकी हर एक पार्ट में इनका और मिलता है। अभी आपके शायद और के जो ऑप्शन है काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं, तो इनसे आपको हो सकता है थोड़ा बेनिफिट मिले। और का देखो एक ही बेनिफिट होता है, अगर आपने कोई एक टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आपका दूसरे टॉपिक काम आ जाता है, ठीक है। अदरवाइज और का अगर हम देखा जाए तो कोई बेनिफिट वैसे नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा आपसे, तो वही दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। सिमिलर से टॉपिक से के होते हैं,
कई बार हमारा दिमाग काम नहीं करता है, इस वजह से ये और वाला पार्ट यहाँ पे दिया जाता है। लेकिन और का ऐसा नहीं होता कि बहुत इजी क्वेश्चन का और बहुत टफ आ गया और या बहुत टफ का क्वेश्चन और दूसरा पार्ट बहुत ही इजी आ गया, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर ऐसा होता तो फिर लोग बहुत एडवांटेज उठाते इन और पार्ट्स का, लेकिन इतना ज़्यादा एडवांटेज दिया नहीं गया है। इतना ज़रूर है कि आपका जो क्वेश्चंस है वो सिमिलर वे में हो, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट होता है, आपको अगर एक क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा कर लेते हो, दूसरा नहीं कर पा रहे हो तो पहला कर लेते हो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। और आपको जितना क्वेश्चंस कराए हैं, जितना ये सब हम कर रहे हैं, इनको बहुत अच्छे से करना। बाकी आई होप यू आर डूइंग वेल और रिवीजन आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ, ठीक है। बाय।